अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की मश्क में से पहला सवाल हल करेंगे। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 जिसका नाम है मशरूत मंतक, उसकी मश्क में से सवाल नंबर 1 कसीरल इंतखाबी सवालात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो सवालात हैं उनके मुमकिन जवाबात में से जो सही जवाब होगा हम उसको ढूंढेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानब। पहला सवाल है, कंडीशनल लॉजिक खाली जगह में मदद देती है। पहला जवाब फैसलों में, दूसरा जवाब तकरारों में, तीसरा जवाब ट्रिवर्सिंग में और चौथा जवाब पहले तीनों में। अजीज तलबा, आपको याद है कि जब हमने इस बाब को पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में ही हमने कंडीशनल लॉजिक के बारे में सीखा था और हमने ये सीखा था कि अगर हमने अपने फैसलों को तब्दील करना हो, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो कोड हो हमने अपनी मर्जी से उसको तरतीब दे के चलाना हो। हमने ये बताना हो कि ये कोड चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा और उनके ऊपर हम कोई शर्त लगा दें, कोई उसको मशरूत कर दें किसी के साथ, तो हमने सीखा था उसे हम कंडीशनल लॉजिक कहते हैं। और कंडीशनल लॉजिक क्या करती है, हमें मदद देती है किसमें, कोई फैसला करने में, कोई डिसीजन लेने में हमें मदद देती है। तो पहले सवाल का जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि फैसलों में। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह स्टेटमेंट्स बताती हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स किस तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। 4 स्टेटमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। पहली स्टेटमेंट का नाम है लूप, दूसरी का नाम है मशरूत, तीसरी का नाम है कंट्रोल और चौथी का नाम है पहले तीनों। यानी कि हमने सवाल नंबर 2 में ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, जो हदायत होती हैं, वो किस तरतीब के साथ चलेंगी। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा, हमने इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया, इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया, फिर इफ एल्स इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। तो हमने ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स जो है वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि स्टेटमेंट किस तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। क्या वो लूप स्टेटमेंट है, क्या वो मशरूत स्टेटमेंट है, क्या वो कंडीशनल लॉजिक्स हैं, क्या वो कंट्रोल स्टेटमेंट है या फिर पहले तीनों है। तो अजीज तलबा, इसका सही जवाब है पहले तीनों। लूप के बारे में हम बाब नंबर 4 के अंदर बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है, लूप किस तरह से चलता है और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम लूप को किस तरह से लिखते हैं। और दूसरे नंबर पे मशरूत यानी कि शर्त, जो इफ की कंडीशन थी, इफ की कंडीशन भी हमें ये बताती थी कि प्रोग्राम किस तरतीब के साथ चलेगा। मिसाल के तौर पे हम अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सारफ से 2 इंटीजर जो है, यानी कि 2 कीमतें इंटीजर डाटा टाइप की ली थी। मिसाल के तौर पे एक कीमत सारफ देता है 10 और दूसरी कीमत सारफ देता है 2। तो हमने क्या किया था, एक टेबल था हमारे पास जिसमें यह था कि 2 कीमतें हमने सारफ से लेनी है और फिर सारफ को कहना है कि टेबल में से किसी एक का इंतखाब करे, यानी कि क्या वो इन दोनों को आपस में जमा करना चाहता है, तफरीक करना चाहता है, ज़रब देना चाहता है या तकसीम करना चाहता है। तो उसमें क्या होता था कि हम उसमें इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते थे। उसमें बताते थे अगर पहली शर्त ठीक है तो ये वाला कोड चला दें, अगर दूसरी शर्त ठीक है तो ये वाला कोड चला दें, अगर तीसरी शर्त ठीक है तो ये वाला कोड चला दें और अगर चौथी शर्त ठीक है तो ये वाला कोड चला दें। और अगर चारों शराइत ठीक नहीं होती थी तो फिर हम एल्स वाला कोड चलाते थे जो सबसे आखिर में होता था। तो हमने ये सीखा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट जब वो किस तरीके से प्रोग्राम की तरतीब यानी कि बनाती हैं। हम कंट्रोल करते थे कि ये वाला हिस्सा चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा, अगर शर्त ठीक होगी तो ये वाला हिस्सा चलेगा, अगर शर्त ठीक नहीं होगी तो ये वाला हिस्सा चलेगा। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं जो कि सवाल नंबर 3 है। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन पूरी ना हो तो क्या होता है, यानी कि इफ स्टेटमेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर,
اگر وہ شرط ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلا جواب پروگرام رک جاتا ہے، دوسرا جواب انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایریا آتا ہے، تیسرا جواب باقی کوڈ چلنے لگتا ہے، اور چوتھا جواب کمپائلر کنڈیشن بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے ابھی تک جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اور ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب ہم if else سٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم شرائط رکھتے ہیں یا ایک شرط رکھتے ہیں۔ تو اگر ہماری ایک شرط ٹھیک ہوتی ہے تو اس سے منسوب جو ہمارا کوڈ ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، وہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر if سٹیٹمنٹ کے اندر ہماری کنڈیشن پوری نہ ہو، ہماری شرط ٹھیک نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے منسوب جو کوڈ ہوتا ہے، if کنڈیشن سے منسوب کوڈ ہمارا نہیں چلتا، لیکن پروگرام کے اندر جو باقی کوڈ ہمارا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا چلتا ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے، ان میں سے کون سی سٹیٹمنٹ چلے گی؟ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا جس کا نام A ہے، اور اس میں ہم نے قیمت محفوظ کروا دی 5، اور پھر ہم نے کنڈیشن لگائی if A چھوٹا ہے 10 سے، کہ اگر A 10 سے چھوٹا ہے تو A++ ہو جائے۔ A++ کا مطلب یہ ہے کہ A کی قیمت میں 1 کا اضافہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ سی لینگویج کے اندر اگر ہم نے کسی ویریبل کے اندر اس کی قیمت میں 1 کا اضافہ کرنا ہو تو ہم اس کو A++ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی قیمت +1 بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہم نے A++، جو اس کی قیمت +1 ہے وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ اسائنمنٹ آپریٹر A+1۔ اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے A کی قیمت 1 بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ہم A++ بھی لکھ دیں تو اس سے بھی A کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پہ کوڈ ہے، پہلے ہم نے کیا کیا؟ A میں محفوظ کروایا 5، پھر ہم نے if کیا A چھوٹا ہے اگر 10 سے تو A++ ہو جائے، ایلس A بڑا ہے 4 سے تو A- ہو جائے، یعنی کہ A کی قیمت 1 سے کم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کون سی سٹیٹمنٹ ہماری چلے گی۔ کیا سٹیٹمنٹ پہلی چلے گی A++ والی، یا کیا سٹیٹمنٹ دوسری چلے گی A- والی، یا کیا سٹیٹمنٹ پہلی دونوں چلیں گی، یا پھر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چلے گی؟ عزیز طلبہ، اس کا صحیح جواب ہے A++، جو پہلی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ چلے گی۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، ان میں سے کون سی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ A کا فیکٹر ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے 4 جوابات ہیں۔ پہلا جواب ہے A کا ہم نے ماڈولس لیا C کے ساتھ اور اس کو برابر 0 کے کر دیا، اور دوسرا جواب ہے B ہمارے پاس، ہم نے C کا ماڈولس لیا A کے ساتھ اور اس کو برابر 0 کے کر دیا۔ تیسرا جواب ہے ہمارا، A کو ہم نے ضرب کی C کے ساتھ اور اس کو برابر 0 کے کر دیا، اور چوتھا جواب ہے A جمع C اور اس کو برابر 0 کا کر دیا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو سوال نمبر 5 ہے یہ تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے۔ ہم نے یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ سوال ہے کیا۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ A کا فیکٹر ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ فیکٹر ہوتا کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 4 ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو 4 ہے وہ 2 کے اوپر تقسیم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جو 2 ہے وہ 4 کا فیکٹر ہے۔ تو اب یہاں پہ C جو ہے وہ A کا فیکٹر ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں C کو A کے اوپر تقسیم کرنا پڑے گا، اور تقسیم کر کے دیکھنا پڑے گا اگر جواب جو ہے ہمارا 0 آتا ہے، یعنی کہ جو باقی بچتا ہے ہمارا ریمائنڈر، اگر وہ 0 بچتا ہے تو ہم یہ کہہ سکیں گے جو A ہے وہ C کا فیکٹر ہے۔ تو سوال نمبر 5 کیا ہوا؟ ان میں سے کون سی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ A C کا فیکٹر ہے یا نہیں؟ تو پہلا جواب ہے وہ بھی غلط ہے، تیسرا بھی غلط ہے، چوتھا بھی غلط ہے۔ جو دوسرا جواب ہے ہمارا وہ ٹھیک جواب ہے۔ تو اگر ہم نے کوئی فیکٹر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ایک قیمت دوسرے کا فیکٹر ہے یا نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس قیمت کا دوسری کے ساتھ ماڈولس لے لیتے ہیں، اگر باقی ہمارے پاس 0 بچے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فیکٹر ہے۔ لیکن اگر 0 نہ بچے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیکٹر نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر کچھ باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے، کچھ ریمائنڈر بچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ایک کنڈیشن میں کوئی بھی خالی جگہ ایکسپریشن ہو سکتی ہے، کہ ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر ایکسپریشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں
अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसी कंडीशन के अंदर, या क्या किसी कंडीशन के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर को हम एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या हम जो लॉजिकल ऑपरेटर है, हमारे जो मंतकी ऑपरेटर थे, क्या हम उनको कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन को, या जो चौथा जवाब है कि अरिथमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल के क्या हम इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तलबा, हमने काफी ज्यादा प्रोग्राम किए और आपने देखा होगा कि जब भी हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया तो हम ज्यादातर ये देखते थे कि क्या एक कीमत दूसरी कीमत से बड़ी है या नहीं, क्या एक कीमत दूसरी कीमत से बड़ी और फिर वो कीमत दूसरी से छोटी है या नहीं, या एक कीमत दूसरी के बराबर है या नहीं। तो ये देखना कि क्या एक कीमत दूसरी से बड़ी है या नहीं, या एक कीमत दूसरी से छोटी है या नहीं, ये क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और ये देखना कि क्या एक कीमत दूसरी के बराबर है या नहीं, ये क्या था, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था। और इसी तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल भी करते थे, जिसमें हम एंड की अलामत इस्तेमाल करते थे और की अलामत इस्तेमाल करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स या इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो कंडीशन होती है उसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी होता है, उसमें हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी होता है, और उसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी होता है। तो इस सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है वो है अरिथमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रक्चर खाली जगह कहलाता है। यानी कि एक इफ स्टेटमेंट हमने लिखी और इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हमने ये पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो इफ स्टेटमेंट अगर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम शर्त लिखते हैं। अगर हमारी शर्त सही हो तो सी लैंग्वेज का कोई कोड हम चला देते हैं। अब वो जो कोड होता है वो सी लैंग्वेज का कोई भी सही कोड होता है, और जो इफ का कोड है वो बतौर खुद भी एक सही कोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और जो उसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 4 जवाब हैं। पहला जवाब है नेस्टेड, दूसरा जवाब है बोकस्ड, तीसरा जवाब है रिपीटेड, और चौथा जवाब है डिकम्पोज्ड। तो जो इसका सही जवाब है वो है नेस्टेड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और जो 8वां सवाल है हमारे पास, 8वां सवाल है, कौसैन में बंद एक से ज्यादा हदायत का जो सेट होता है या हदायत का जो मजमुआ होता है खाली जगह कहलाता है। जब हम इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट को तो क्या करते हैं कि कौसैन के अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं। अगर हमारा कोड 2 लाइनों का है या 2 से ज्यादा का है तो उसको हम क्या करते हैं कि कौसैन के अंदर लिखते हैं। वरना अगर हम 2 लाइनों को या 2 से ज्यादा लाइनों को कौसैन के अंदर नहीं लिखेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें एरर दे देता है। तो सवाल यह है कि वो जो हम कौसैन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लाइनें लिखते हैं, हदायत का सेट लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। क्या हम उसको बोकस कहते हैं, और क्या हम उसको लिस्ट कहते हैं, या फिर क्या हम उसको ब्लॉक कहते हैं, या क्या उसको जॉब कहते हैं। अजीज तलबा, आपको याद होगा जब हमने इसके बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि अगर हम कौसैन का इस्तेमाल ना करें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें एरर देता है। तो हमने उस वक्त फिर 2 चीजों के बारे में सीखा था। एक हमने ये सीखा था कि हम जो कौसैन के अंदर कोड लिखते हैं उसको हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, या फिर हम उसको ब्लॉक स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इस सवाल का, यानी कि सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है ब्लॉक। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।